पिछले 24 घंटे के अंदर वॉर ग्राउंड एक बार फिर बदल गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर साइज़मिक तब्दीलियां आ रही हैं ईरान, इजराइल और यूएसए की वॉर के दरमियान। और मेरी पिछली वीडियो से लेकर अब तक दुनिया असर नौ एक बार फिर बदल गई है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि जो हिडन फैक्टर्स हैं इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये हिडन फैक्टर्स सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में नहीं है, या आपकी जिंदगी के हर तर्ज अमल को, हर तर्ज जिंदगी को चैलेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान ने जबरदस्त रिएक्शन दिया है। बहरीन के अंदर यूएस की नेवल बेस को अटैक किया है। टेल अवीव की चीखें आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर तरफ मौजूद हैं। और कुवैत के अंदर बड़ी तब्दीली ये आई है कि 3 यूएस फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स वो जमी बोस हो गए हैं, वो गिर गए हैं। और ये एक मेजर तब्दीली है। ये मेजर तब्दीली इसलिए है कि सेंटकॉम ने इसको इंटरप्रेट ऐसे किया है कि हमारे जो 3 जहाज गिरे हैं वो गिरे हैं फ्रेंडली हिट में। वेल, फ्रेंडली हिट का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली हिट का मतलब यह होता है कि अपनों ने ही बिजलियां गिरा दी हैं आपके ऊपर, अपने समझे कि ये दुश्मन का जहाज है और फ्रेंडली हिट हो गया। तो अगर ये फ्रेंडली हिट हुआ है कुवैत के अंदर, तो कुवैत की तरफ से भी बात आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। तो सेंटकॉम का ये कहना कि ये फ्रेंडली हिट है, ये समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है, एक बात की जा रही है कि चाइना ने अपनी जैमिंग टेक्नोलॉजी ईरान के हवाले की है, ईरान के साथ शेयर की है, जिसके नतीजे में ये जो यूएस के जेट रेडार सिस्टम है AN/APG-81 ये क्रैश कर गया और तीनों जहाज जमी बोस हो गए। वेल, ये एक प्लॉजिबल रीजन हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि जंग के मैदान से इंफॉर्मेशन सेम टाइम पर कभी नहीं आती, जिसकी वजह से जो फर्स्ट राइट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जंग के अंदर वो बड़ा मैटर करता है। लिहाजा वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या सच था, कौन हारा, कौन जीता। लेकिन ईरान की तरफ से इतना रिटेलिएशन आ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पिछले दिनों भी कल अपनी रील में आपसे अर्ज किया था कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद 1 मिनट के लिए सोच कर देखें, लिटरली 1 मिनट के लिए सोचें कि जैसे ही आपको बीइंग अ व्यूअर जहां भी आप बैठे हुए आपको यह खबर मिली थी शहादत की, उसके बाद मुसलमानों का आप जज्बा और हौसला देखें कितना पस्त हो चुका था। ऐसे मौके पर ईरान की तरफ से ऐसा रिटेलिएशन आना, सबके मोराल बूस्ट हो गए, सबके अंदर एक एनर्जी भर गई है, 2 सेर खून सबका एक बार बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है। मैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब को सुन रहा था और वो कहते हैं कि हर जहाज के अंदर एक IFF का कंपोनेंट होता है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो होता है, कि आपको बेस की तरफ से भी पता चल जाता है कि कौन सा जहाज अपना है, कौन सा दुश्मन का है। लिहाजा आप एक जहाज को गलती से मार दिया, समझ में आता है कि गलती से फ्रेंडली हिट हो गया, लेकिन दूसरा भी फ्रेंडली हिट हो गया, फिर तीसरा भी फ्रेंडली हिट हो गया, तो ये प्लॉजिबल नहीं है कि ये फ्रेंडली हिट हो। कहाँ वो दौर था कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि 7 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए, और इंडिया के लिए ये बड़ी ह्यूमिलिएटिंग मौका हुआ करता है कि जब भी जहाज़ों का जिक्र किया जाता है। भी पॉसिबल है कि ईरान को S-300 की डिलीवरी मिल चुकी है कि जो जून 2025 में ऑर्डर की स्टेज पर थी, लेकिन अगले 7 महीने में ईरान के पास आ चुके हैं। और ये भी पॉसिबल है कि चाइना से ईरान ने HQ-9 मिसाइल्स एक्वायर कर लिए हैं और शायद उससे हिट किया गया है। आपके लिए खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के पास HQ-9 की रेंज पहले से मौजूद है। ईरान ने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया जिसको समहाउ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ईरान ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी अपना ली है। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे टोलियों के अंदर डिसीजंस खुद लिए जा सकते हैं और खुद अटैक किया जा सकता है, रादर कि आप GHQ का वेट करें और वहां से उसको रिटेलिएट करें और वहां से डिसीजंस लें। यानी इस वक्त एट द बैटल ग्राउंड ईरान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि कहीं भी डिसीजन होगा और उस डिसीजन की बेस्ड ऑन द मेन पॉलिसी
अटैक किया जा सकता है। इसराइल ने एट द सेम टाइम लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करना शुरू किया है। हिजबुल्लाह जहां जहां मौजूद है, इसराइल कह रहा है कि मेरी कोशिश है कि वहां पर अटैक करें, लेकिन चीखें आपने ज़ायनिस्ट की ऑलरेडी सुन रही हैं, मज़ा तो आपको आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अरामको की फैसिलिटीज को, उसके एसिड्स को टारगेट किया गया है। कल तो सब इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ईरान ने तरदीद कर दी है कि ये अटैक हमारी तरफ से नहीं हुआ, विच मीन्स कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इस वक्त गुस्से में है, और वो गुस्सा है इसराइल की जानिब। और मुसाद के एजेंट भी पकड़े गए हैं जो सऊदी अरेबिया को ईरान से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारी कहानी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टेंजेंट्स हैं। पहला टेंजेंट है इंडिया का और दूसरा टेंजेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का। और फिर मैं आऊंगा उस बात की जानिब कि जो बात मैंने आपसे कल की वीडियो में कही थी कि इन लोगों को और उन चेहरों को पहचानना जरूरी है जो इस सारी कार्रवाई के पीछे होते हैं, जो फैसला करते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो चेहरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस काबिल हैं या इनकी इतनी औकात है ये जंग में जाने का फैसला कर सके? ये जंग में जाने का फैसला करता कौन है, जरा ये समझते हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इसराइल के अंदर एक टीवी चैनल है, सॉरी फेक स्टेट के अंदर एक टीवी चैनल है, और उस टीवी चैनल का नाम है i24 न्यूज। वहां पर एक डिस्कशन हो रही है और डिस्कशन के अंदर उनका एक टीवी एंकर, एक होस्ट बैठा है जिसका नाम है शैरन गैल। शैरन गैल कहता है कि हमारे पास हथियारों की कमी पड़ेगी तो हमें फौरन चाहिए होंगे, हमें जो जो सामान चाहिए जंग लड़ने के लिए अगर कमी पड़ेगी तो हम कहां से पूरी करेंगे। जिस पर शैरन गैल कहता है कि कमी पूरी करने के लिए ये 1.5 अरब इंडियंस किस दिन के लिए बिठा रखे हैं। לקחנו את כל הודו. תשמע, אנחנו צריכים 1.4 שיצרו לנו, אתה מבין? לכל העולם. जो बोलेंगे ये हमारे लिए करेंगे। कैन यू इमेजिन दैट कि कितनी कॉन्डेसेंडिंग बात है इंडिया के लिए। और ये इस वक्त एक्स की जीनत भी बनी हुई है कि इंडियंस को ये सवाल पूछना चाहिए अपनी सरकार से, बीजेपी की हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि किधर गई इंडिया की सॉवरेनिटी। क्या इसराइल अपने आप को यहूदी और आपको गोयम समझता है कि आपकी कोई औकात नहीं है, 1.5 अरब इंसानों की कोई औकात नहीं है? इस लेवल तक आपने अपने आप को गुलाम बना लिया है इसराइल का, और इस नेक्सस के अंदर शामिल होने के लिए आप इतनी कॉस्ट पे करते हैं कि आपकी 2 टके की औकात नहीं बचती। सर्टनली आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया के लोग चाहते हैं कि दोस्ती रहे, अमन रहे, सुकून रहे, लेकिन यहां पर यह सवाल बनता है जो आपको बीजेपी की गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि अंदर खाना क्या डील करके आए हैं आप कि आज आपको इन अल्फाज में नेशनल टेलीविजन पर इसराइल में पुकारा जाता है। अच्छा, जनरल बख्शी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उनकी बेशुमार ऐसी बातें जो बेतुकी होती हैं और वो सोचने को दिल करता है कि इस आदमी ने ये सोचा कैसे, लेकिन फाइनली एक अकल की बात उन्होंने कर दी है। और अकल की बात अगर कोई भी करे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज इन माय कंटेंट आई कीप ऑन सेइंग इट टू यू गाइस कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कह रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो क्या कह रहा है। जनरल बख्शी ने कहा कि जब 1945 में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे तो वो टोक्यो के ऊपर नहीं गिराए, वो गिराए हिरोशिमा पे, वो गिराया गया नागासाकी पर। क्यों? ताकि आपके पास निगोशिएशन के लिए, बात करने के लिए कोई रह जाए। लिहाजा आपने उस पॉलिसी को तो देखा ही नहीं। ईरान में आपने क्या किया? आपने आयतुल्ला खामनाई के कंपाउंड के ऊपर 30 बम गिराए, वो शहीद, उनकी बेटी शहीद, उनका दामाद शहीद, उनका ग्रैंड चाइल्ड शहीद, और 47 मजीद लोगों को शहीद किया जो डिसीजन मेकिंग में थे। जब आप उन लोगों को शहीद कर देंगे जिन लोगों ने फैसला करना है, आपके साथ नेगोशिएट करना है, आपके साथ टेबल पर बैठना है, जब आप इस किस्म की हरकत करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा वही निकलेगा जो ईरान आपका निकाल रहा है। फिर वो नहीं सोचेगा कि जंग की तरतीब क्या होती है और जंग के अहकामात क्या होते हैं और जंग का तरीका कार क्या होता है।
फिर वो घुस कर मारेगा और इतना मारेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम एक और मेजर तब्दीली आई है, और ये तब्दीली आई है यूनाइटेड स्टेट्स से, जहां पर कांग्रेसमैन इकट्ठे हैं, जहां पर पॉलिटिशियंस इकट्ठे हैं, और वो एप्स्टीन फाइल्स लेकर एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं और वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों का किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर आपको बचपन की ना कहानी याद आएगी। बचपन में आपने कहानियां सुन रखी है कि जिन की जो ताकत है ना, घोस्ट की जिन की जो ताकत होती है वो किसी परिंदे में, किसी गुड़िया में है, और गुड़िया को मरोड़ने की कोशिश करते हैं। जब मरोड़ते हैं तो जिन तड़पता है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी शायद एप्स्टीन फाइल्स के साथ भी हो रही है कि जैसे ही आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया तो फौरन आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मैं नई मैनेजमेंट से, नए डिसीजन मेकर से बात करने के लिए तैयार हूं। साथ ही एप्स्टीन फाइल्स मंजर आम पे आई और फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि हम इस जंग को मजीद खींचेंगे, ये कई हफ्तों तक चलेगी। कैन यू सी द डिफरेंस कि एक चीज दिखाकर कैसे डिसीजंस तब्दील किए जाते हैं। अब यहां पर आपको मैं यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेट का एक क्लिप दिखाने लगा हूं। जरा एक क्लिप सुने कि वो कहते क्या है। We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. अब इस क्लिप के अंदर आपने सुना है कि उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि जंग शुरू किसने की है। लाइक लिटरली इतना एमनीशिया आपके अंदर, आपको यह नहीं पता कि जंग में आप घुसे हैं। जंग आपने की है, जिसको आप प्रीएम्प्टिव एक्शन कहते हैं, कि आपने जंग का आगाज किया है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। पीटर हेग्सेट का यहीं से एक और क्लिप सुनाता हूं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जरा यह सुने, आपके तन बदन में आग लग जाएगी। President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. I have only 3 words for you, and those 3 words are how dare you. आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कितना बड़ा फ्लड गेट खोलते हैं इस किस्म की बात करके। आपने इस्लाम के बारे में इतनी कॉन्डेसेंडिंग बात की कैसे? और मुझे तुफ होती है लिटरली अपने हुक्मरानों पर कि किसी ने इसको तरदीद तक नहीं की, किसी ने बात तक नहीं की, किसी ने यह नहीं कहा कि हमें इस पर अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि हमारे लीडर्स के अंदर एक चीज नहीं है जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइन कहते हैं, कि काश इनके अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी होती, इतना मादा मौजूद होता कि ये बात करने से पहले वो 100 दफा सोचता। लेकिन वो तो कह गए और हम यहां पर सलाम ठोकेंगे और तारीफों पर तारीफें करते जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तुफ है आप पर। और अभी तक वो लोग जो इस सारी जंग को सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नजर से देख रहे हैं, आपको 2 बड़े रीजन देखता हूं। उन 2 बड़े रीजंस के बाद, उन सबूतों के बाद आप इसको जियोपॉलिटिक्स की नजर से कम नहीं देखेंगे। पहला आपको एक क्लिप दिखाता हूं। ये क्लिप एक इंटरव्यू का है जिसे टकर कार्लसन ने लिया है, और ये इंटरव्यू है यूएस के एम्बेसडर टू इजराइल का माइक हकबी का। और इस इंटरव्यू के अंदर माइक हकबी कहते हैं कि ये जो लैंड है ये कॉवेनेंट के थ्रू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एलोकेट की गई थी, और जेनेसिस में लिखा है कि नील से लेकर फरात तक की जमीन इनके पास होनी चाहिए। तो अगर ये जमीन इनको दे भी दी जाए तो क्या है? लाइक लिटरली क्या है? आपको मैं गिनवाऊं क्या है? इस जमीन के अंदर उर्दन है, शाम है, फलस्तीन है, तुर्की है, मिस्र है, लेबनान है, इराक है। तुम्हारे बाप की जमीन है जो तुम बांटने पे लगे हुए हो। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? ये आपको साबित करता है कि ये एस्कटोलॉजिकल वॉर है। ये जंग जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, ये जंग ग्रेटर इस्राइल की जंग है, ये जंग आपके ईमान की जंग है। अब इन सारी बातों के बीच में थोड़ी हंसी मजाक की बात भी होनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि जब जंग की बात हो रही होती है, हर तरफ से इतना स्टिमुलाई मिल रहा होता है, इतनी बातें हो रही होती हैं कि आप थक जाते हैं। तो उस स्टिमुलाई के बीच में आपको एक लतीफा सुनाता हूं। लतीफा यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की इस महीने की सदारत है यूएसए के पास, और यूएसए ने यानी ट्रंप ने किसे नॉमिनेट किया है अपनी तरफ से? उन्होंने नॉमिनेट किया है मेलानिया ट्रंप को। लाइक सीरियसली, फिर हम घर चले जाते हैं। अगर आपने जियोपॉलिटिक्स ऐसे करनी है, दुनिया को ऐसे चलाना है, तो हम नहीं खेलते ना, फिर किसी और को ले आए। ये मेलानिया ट्रंप है।
लाइक लिटरली ये ब्यूटी पैजेंट चल रहा है या आप यूनाइटेड नेशंस का स्टैचर गिराना चाहते हैं? यू नॉट टेकिंग द वर्ल्ड सीरियसली। मुझे याद है टॉइनबी अमेरिका के हिस्टोरियन हुआ करते थे और टॉइनबी का एक जुमला बड़ा मशहूर है। वैसे वो पाकिस्तान भी एक दफ़ा आए थे जनरल अयूब के दौर में, और गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के अंदर एक सेशन भी हुआ था जिसमें एक सवाल भी पूछा गया था, पर आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो ऑन सम अदर डे। टॉइनबी का एक जुमला बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं कि नो वन हैज एवर गॉन ब्रोक बाय अंडर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिकन पीपल। समझने वाला जुमला है, लिटरली समझने वाला जुमला है। नो वन हैज एवर गॉन ब्रोक बाय अंडर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिकन पीपल। वैसे तो अमेरिकन पीपल मेरे से वैसे ही नाराज रहते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी कम है कि कोई शर्त भी लगा लेना तो वो हारेगा नहीं। इन लोगों को आप वोट करते हैं, आप डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं। मिलानिया ट्रंप रिप्रेजेंट कर रही हैं और हमें कहते हैं मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? ये आपके मुल्क में चल रहा है और इस तरीके से आप दुनिया को लीड करना चाहते हैं। ऐसी यूनिपोलर वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। अब जो एनालिसिस आप सुनेंगे, ये एनालिसिस मेरा नहीं, ये जो एनालिसिस है ये प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन का है, जिनको आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी गज़ा के हवाले से देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से देख चुके हैं, क्योंकि इनका एनालिसिस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सही बैठता है। चाइनीज़ कैनेडियन प्रोफेसर हैं, एजुकेटर हैं, हिस्टोरियन हैं, अब जर्नलिस्ट रह चुके हैं, इसके अलावा जियो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप इन्हें वॉल स्ट्रीट जर्नल में, आप इन्हें क्रॉनिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन में देखते हैं। It's very important. It's an eschatological factor where if you look at the Epstein files, it's clear that we are run by secret societies. It's clear that the world is run by these individuals who have a lot of power. We don't know who they are, but they control the military. They control the national security apparatus. And these people, there are different names for these people. You can call them the Illuminati. And the Illuminati are composed of three major groups, okay? You have the Jesuits, who control the Vatican. You have the Septine Frankists, which control the modern state of Israel today. And you have the Freemasons, which control the national security apparatus of the United States. And they believe that Israel, this war in the Middle East, is key to the end times in creating heaven on earth. So it's almost like a script that they're following, even though it doesn't make any geopolitical sense. Okay, so I would say that these three are the best reasons why this is happening. इनका पॉइंट क्या है? इनका पॉइंट ये है कि तीन रीजन है सारे अटैक के पीछे। पहला रीजन है जिसे ये ह्यूब्रिस कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं। और ये तकब्बुर आपने ऑलरेडी देखा है कि वेनेजुएला के ऑपरेशन के अंदर जब मडूरो को अरेस्ट किया गया और उसको लेकर अमेरिका चले गए, तो वहां पर ट्रंप के हौसले मजीद बढ़ गए। ट्रंप को ये लगा, डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस प्रेसिडेंट को, कि ये काम तो मैं ईरान में भी कर सकता हूं। और उनको ये जहन में नहीं रहा, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ईरान की जियोग्राफी वेनेजुएला की जियोग्राफी नहीं है, और हमेशा तकब्बुर में इंसान गिरता है। आपको याद होगा टाइटैनिक क्यों डूबी थी? मेरा पर्सनल रीज़न ये है कि टाइटैनिक पर खड़े कप्तान ने जब ये कहा था ना कि बेकार है ये लाइफ सेविंग बोट्स एक ऐसे जहाज पर कि जो कभी डूब नहीं सकता। जब इतने तकब्बुर वाले जुमले बोले जाते हैं तो वो तकब्बुर हमेशा खाक में मिलता है, क्योंकि किबरियाए के जुमले कभी भी सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के किसी को सूट नहीं करते। और आपने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि ग्रेटेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो पहला रीजन है तकब्बुर। दूसरा रीजन ये देते हैं पर्सनल बेनिफिट्स, कि सारी जंग से डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने और इजराइल ने ठीक ठाक ब्राइबरी दी है ट्रंप को कि वो इस जंग में जाएं, ईरान पर हमला करें। और इसके अलावा मरियम एडल्सन, कि जिनका नाम ऑलरेडी आप बीबी फाइल्स में सुन चुके हैं, कि जो ऑलरेडी अमेरिका के पॉलिटिशियंस को बैक भी करती है, फंड भी करती है, जिसने ये कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं $250 मिलियन उस पर खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो जो पैसा लगाता है वो अपना पैसा पूरा करना भी जानता है। तो ट्रंप को वहां से भी बेनिफिट हो रहा था, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट भी थी, उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा आपने ये देखा कि जेरेड
जैरेड कुशनर की कंपनी, इनके दामाद की कंपनी के अंदर, प्राइवेट इक्विटी फर्म के अंदर $2 बिलियन ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है, तो उनको इनकार करना तो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि अगर तो कहानी ऐसी हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स ये जंग हार रहा हुआ तो वो क्या करेगा, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा। जब बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा, और ये बात ब्लैक वाटर का सीईओ कह चुका है कि ये सबसे अहमकाना हरकत होगी, बट लेट्स इमेजिन बूट्स ऑन द ग्राउंड उतरते हैं तो उससे ट्रंप को पता क्या फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए, जो कि ट्रंप को मिल जाएगी। जब कांग्रेस से अप्रूवल मिल जाएगी तो ये चांस पैदा हो जाएगा कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं इस साल, डोनाल्ड ट्रंप जिसमें चांसेस है कि हारेंगे, रिपब्लिकन्स इस बार हारेंगे, तो वो इलेक्शंस डिले किए जा सकते हैं और ट्रंप के पास वॉर पावर्स आ जाएंगी। तो ट्रंप को तो टेक्निकली बहुत फायदा है। और जो तीसरा रीजन प्रोफेसर जियांग देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये रीजन अब जरा सोचें, पहले इस रीजन को सुने और ये सोचें कि मेरी कल वाली वीडियो में मैंने क्या कहा था और चंद घंटे पहले प्रोफेसर जियांग की वीडियो आती है, वो कहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा रीजन ये है कि ये जंग बेसिकली एस्केटोलॉजिकल वॉर है, यानी ये बिलीव्स की वॉर है। वो कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये दुनिया सीक्रेट सोसाइटीज चलाती है, और जिस सीक्रेट सोसाइटी का नाम अपने इंटरव्यू में प्रोफेसर जियांग ने लिया है, वो कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी हैं। और इन इल्यूमिनाटी की 3 फर्दर ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है जिसको जेसुइट्स कहते हैं, जो वेटिकन का कंट्रोल संभालती है। दूसरी ब्रांच जिसे सेबेस्टियन फ्रैंकिस्ट्स कहते हैं, ये इजराइल का, मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल का कंट्रोल संभालती है, उसके फैसले करती है। और जो तीसरी ब्रांच है जिसे फ्री मेसन्स कहते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का अपरेटस चलाती है। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था, ये शक्लें देख रहे हैं आपको लगता है कि ये शक्लें फैसला करती है जंग में जाने का? ये फैसले कहीं और किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स हाई टाइम टू एक्सपोज देम एंड टू एक्सपोज द डिसेप्शन जो इन्होंने पूरी दुनिया में क्रिएट कर रखी है। इल्यूमिनाटी और इल्यूमिनाटी जैसी जितनी सीक्रेट सोसाइटीज आज इस दुनिया को कंट्रोल करती हैं, ये दर हकीकत सेटनिस्ट हैं। और ये सेटनिस्ट सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनकार करके हर सूडो गॉड के आगे सजदा रेज हो जाएं, उसको अपना माबूद बना लें। कभी पैसे के चक्कर में, कभी शराब के चक्कर में, कभी जना के चक्कर में, या कभी किसी और लालच में, बस अपनी जिंदगी से अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्रायोरिटी बनाना बंद कर दें और उस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल दें जो कि दर हकीकत हो रहा है। ईरान के साथ इनका प्रॉब्लम क्या है? ईरान के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि 1983 में ईरान ने एक फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि उन्होंने अपने मुल्क से सूद को खत्म कर दिया। उन्होंने स्टेट लेवल पर सूद लेना और देना बंद कर दिया, शराब को खत्म कर दिया और हिजाब को नाफिज कर दिया। ये वो कौम है जो आज भी नहीं कहने के काबिल है, आज भी खड़ी होने के काबिल है। जरा 1 मिनट के लिए कंपेयर करके देख लें बाकी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को 1 मिनट के लिए ईरान के साथ। इसीलिए इस कौम के साथ इनका प्रॉब्लम अभी जारी है, इसीलिए इन सेटनिस्ट को एक्सपोज करना जरूरी है, और ये कहानी अभी जारी है।